बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ के अधिकतर नागरिक कृषि पर ही निर्भर है। जिस तरह से अभी कोरोना महामारी से पूरी दुनिया, पूरा देश जूझ रहा है, वहीं हमारे किसान भाई योद्धा की तरह अपने खेतों में डटे हैं और घर घर ताजी सब्जियां, ताजे फल और अनाज पहुंचा रहे हैं। ऐसे योद्धा को सलाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गाँव की परती जमीन पर फल बाग लगाने की है योजना। पिछले दिनों हुए राष्ट्रीय सोयाबीन समूह की बैठक का आयोजन और उड़द के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद T9। अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार गांव की खाली जमीन पर फलदार वृक्ष लगाकर रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना तैयार कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार शहर के उन लोगों से जमीन की मांग कर रही है जो अपने गांव की जमीन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उस जमीन पर फलदार पौधा लगाने और उसे संरक्षित करने का काम मनरेगा के तहत किया जाएगा। फलदार पौधों की बागवानी से प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को स्वयं सहायता समूहों के जरिए जोड़ने की योजना है। पिछले दिनों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, इंदौर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साझा सहयोग से राष्ट्रीय सोयाबीन समूह की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की डॉक्टर नूतन वर्मा ने रांची केंद्र के शोध उपलब्धियों की जानकारी दी। बैठक में उन्होंने बताया कि रांची केंद्र द्वारा सोयाबीन की 2 किस्म बिरसा सोयाबीन 1 और बिरसा सोयाबीन 2 विकसित की गई है। इस साल बिरसा सोयाबीन 3 जारी करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम आने वाला है। आप खरीफ फसलों के लिए जैविक खाद बनाने की तैयारी शुरू कर दें। धान सहित अन्य फसलों के लिए ढैंचा और हरित खाद तैयार करें। इसके अलावा कृषि अपशिष्टों को सड़ाकर कंपोस्ट तैयार करें। खरीफ के मौसम में ढैंचा सहित दलहनी फसलों को मिट्टी में मिलाकर और उसे सड़ाकर जैविक खाद बनाया जाता है। इसे हरित खाद कहते हैं। इसे सड़ने के लिए पर्याप्त पानी का होना जरूरी है। इसका फायदा बरसात के मौसम में ही लिया जा सकता है, इसलिए ढैंचा की बुआई अभी कर दें। इसके अलावा फसलों के अवशेष, अन्य पौधों की पत्तियां, गीला कूड़ा और गोबर आदि को सड़ाकर कंपोस्ट तैयार करें। केचुआ खाद बनाएं और धान सहित अन्य खरीफ फसलों में इनका व्यवहार करें। खरीफ फसल आने में कुछ समय बाकी है, तो किसान भाई को एक है कि एक तो ढैंचा का प्रयोग आप जहाँ पे भी हो ढैंचा जरूर लगाएं। दूसरा, अभी आसपास बहुत सारे ऐसे जो पत्ते उत्ते हैं, उनके लिए कूड़ा करकट को है उसको सड़ा उड़ा के जैविक खाद बनाए, चाहे केचुआ खाद हो, चाहे नादेब खाद हो, चाहे कंपोस्ट है। जितने भी तरह के सड़ने गलने वाले ये खरपतवार हैं, उनको सड़ा के अधिकतम उपयोग करें और हरित खाद का जरूर व्यवहार करें। किसान भाइयों, खरीफ दलहनी फसल उड़द की खेती के लिए मध्य जून से बुआई शुरू कर सकते हैं। झारखंड में उड़द के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद T9, पंत U19 या बिरसा उड़द 1 लगाएं। खरीफ दलहनी फसल उड़द की बुआई में 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद T9, पंत U19 या बिरसा उड़द 1 लगाएं। ये रोगरोधी प्रभेद है और 75 से 80 दिन में तैयार होते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। खेत की जुताई के बाद मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए किसान भाई अब कृषि उपकरण डिस्क हैरो की मदद ले सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1.5 से 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। किसान भाई, आप यदि लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती करने जा रहे हैं तो रोपाई से 1 सप्ताह पहले खेत के चारों ओर मक्का फसल लगा दें। इससे लत्तेदार सब्जी फसल कीटों के प्रकोप से मुक्त रहेगी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हमारे किसान भाई खेतों पर मिर्च की खेती तो करते ही हैं और जिस तरह से अभी बरसात आने वाला है उससे पहले से ही हमारे किसान भाई अपने खेतों में जुटे हुए हैं और बरसाती खेती की तैयारियां भी कर रहे हैं। बरसाती मिर्च की वैज्ञानिक खेती हमारे किसान भाई किस प्रकार करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो सके और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके, जानने के लिए आइए देखते हैं ये फीचर। मिर्च सोलेनेसी कुल की एक प्रमुख फसल है। अचार, मसाला, सलाद जैसी बहुविध प्रयोग के कारण इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। मिर्च की खेती के लिए जीवांश युक्त बलुई हल्की या हल्की दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। सबसे पहले कहा जाता है ना कि अच्छी तैयारी अच्छा रिजल्ट की संभावना। तो अच्छी तैयारी, अच्छा प्रश्न किया आपने। खेत की तैयारी, स्थल का चुनाव कैसा करें। ये बरसाती खेती होगी इसलिए यहाँ जल जमाव की संभावना ज़्यादा हो सकती है। पानी की अधिकता भी हो सकती है, कभी कमी भी हो सकती है। तो अधिकता से कमी होगी तो हम डाल देंगे, लेकिन अधिकता होगी तो जल जमाव के चलते उसमें रोग वगैरह लगेंगे और उसकी उपज पे अंततः दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो किसान भाइयों, स्थल का चुनाव हम सामान्य तौर पे बरसाती खेती के लिए, मिर्च की खेती के लिए हम ऊंची जगह का, टाढ़ ज़मीन का हम सामान्य तौर पे चुनाव करते हैं। और यह चूँकि पानी की अधिकता हो सकती है इसलिए हम यह सुनिश्चित करते हैं खेत की तैयारी के समय कि जल जमाव न हो। इसलिए थोड़ा सा ढालूनुमा सतह देते हैं ताकि जल निकासी सुनिश्चित कर पाएँ। खेत की 3 बार गहरी जुताई करें। चौथी जुताई के बाद 200 से 250 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद मिला लें। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी में पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुरूप करें। खेत की तैयारी जब कर रहे होते हैं तो आप, जैसा कि राकेश जी ने प्रश्न किया, आप जो है 3 बार गहरी जुताई कर लें और चौथी बार जो आपको गोबर की खाद वगैरह डालनी हो तो गोबर की खाद वगैरह डालें। खाद डालने का 2 तरीका है, पौधा से पौधा, गड्ढा, थोड़ा थोड़ा गड्ढा करके पौधा जब लगाते हैं वहाँ पे, या पूरी ज़मीन में। चूँकि बहुत ज़्यादा दूर दूर पौधे नहीं होते इसलिए पूरी ज़मीन में हम डाल देते हैं और फिर गड्ढा करके हम पौधा को लगाते हैं। सामान्य तौर पे बराबर मात्रा में खाद पूरी ज़मीन में वितरित हुई रहती है। देखिए, गोबर की खाद सामान्य तौर पे आप 2 से 20 करीब कह लीजिए कि 20 क्विंटल से 30 क्विंटल के बीच प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डाल सकते हैं, मतलब 2 से 3 टन। जब रासायनिक खाद की जहाँ तक बात करें तो किसान भाइयों को हम बार बार कहते हैं कि किसान भाइयों, आप मिट्टी की जांच करवा लें। कितनी उसको भूख लगी है उसी के हिसाब से हम ज़्यादा भोजन देंगे। ज़्यादा भोजन देंगे तो वो भी खराबी है। तो इसलिए मिट्टी की जाँच करवा लिए होंगे। नहीं करवाए होंगे तो तुरंत भेज दें मिट्टी जांच के लिए। अगर उसके बावजूद अगर आपके खेत में बिल्कुल बिछड़ा तैयार है, लगाने को आप तैयार है और मिट्टी जांच कराने की संभावना बहुत कम है, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फास्फोरस और लगभग 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पोटास का खाद हम देना सुनिश्चित करते हैं। लगभग ये हमारी ज़रूरत को पूरी करता है, लेकिन एक्यूरेट जानने के लिए हमको मिट्टी का जांच कराना बहुत जरूरी है। मिर्च फसल की अच्छी उपज एवं गुणवत्ता के आधार पर देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कई किस्में विकसित की गई हैं, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित की गई पूसा ज्वाला और पूसा सदाबहार काफी लोकप्रिय हैं। दूसरी तरफ नर्सरी की तैयारी करनी है हमको। बिछड़ा होगा तभी लगाएंगे आप, तो बिछड़ा स्वस्थ होगा तो पौधे भी आगे के स्वस्थ होंगे। तो बिछड़ा लगाने के लिए जो लगाएंगे वो पाएंगे। तो किस्म की बात आती है, तो सामान्य तौर पे जो झारखंड में किस्में अच्छा कर रही हैं वो है पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, NP 46 और KA2 KA2
करके किस्म आती हैं, ये अगर करें तो हमारे झारखंड के जलवायु के लिए ये ज़्यादा सूटेबल हैं। तो ये किस्म का चुनाव आप कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूं कि A2 NP46 पूसा ज्वाला पूसा सदाबहार का इस्तेमाल हम बरसात में मिर्च की खेती के लिए हम कर सकते हैं। मिर्च की फसल के लिए खेत की तैयारी के साथ साथ नर्सरी भी तैयार कर लें। मई जून के महीने में नर्सरी तैयार कर लें। बीजों को नर्सरी में डालने से पहले कैप्टॉन अथवा थीरम से उपचारित कर लें। बीजड़े 23 से 30 दिनों के अंदर तैयार हो जाते हैं। का मई से जून में नर्सरी तैयार हम करते हैं। कुछ किसान भाई अभी खेत में डाल भी दिए हो नर्सरी के लिए, या नहीं डाले हो तो डाल दें, इसलिए कि मानसून समय पे आने वाला है, हो सकता है कुछ पहले ही आ जाए। तो इसलिए किसान भाई नर्सरी के लिए बिछड़ा उगाने के लिए नर्सरी में डाल दें। दूसरी बात हुई कि कितना, तो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम बीज दर रखते हैं। बीज के लिए बीज का उपचार हम जरूर करते हैं ताकि बीज जनित रोग आगे ना लगे। तो इसलिए कप्तान या थीरम 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम उसका बीज का उपचार करते हैं। और जब हम सीड सोइंग हो गए, मतलब बोआई हो गई, तो रोपाई के लिए तैयार जो बिछड़ा होगा वो रोपाई के लिए सामान्य तौर पे 23 से 1 महीना के बीच में ये तैयार हो जाता है। तो 23 से 1 महीना के बीच में, जैसा कि मैं पहले बताया कि खेत की तैयारी करनी है, खेत की तैयारी आपने कर ली है, खाद वगैरह दे दिया है, आप 50 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर, मतलब पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर रहेगी और लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर रहेगी। ये इसको मेंटेन करते हुए आप इसकी बुआई कर दें। और बुआई के तुरंत बाद सुनिश्चित करें कि सिंचाई कर दें, अगर तुरंत बुआई किए हैं तो, इसलिए कि उसका जड़ जल्दी से मिट्टी पकड़ ले और उसके बाद फिर अपना काम शुरू करें। बुआई के 27 दिनों के बाद खरपतवारों की निकाई करें। नाइट्रोजन के बचे हुए हिस्से का टॉप ड्रेसिंग करें। अपनी फसल को कीट एवं रोग से बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर कीटनाशकों और दवाइयों का प्रयोग करें। पूरी संभावना है कि यहाँ पे खरपतवार ज़्यादा होंगे, तो आप जो भोजन के लिए जो खाद की मात्रा दिए हैं वो हो सकता है खरपतवार भी ले लें उसका हिस्सा, इसलिए खरपतवार नियंत्रण की कोशिश करते हैं। लगाने के लगभग 27 दिन के बाद, 1 महीना के बाद हम तुरंत निकाई गुड़ाई करते हैं और ठीक से वीडिंग मतलब खरपतवार नियंत्रण के लिए हम निकाते गुड़ाते हैं। और नाइट्रोजन की जो मात्रा है, जो यूरिया खाद के रूप में आप दे रहे होंगे, तो नाइट्रोजन की मात्रा जो बाकी है वो आप 1/3 दे सकते हैं। तो उस समय पौधे स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी नहीं लगेगी। इसके बावजूद आपने उपाय कर लिया है, जो बीज जनित रोग लगने हैं उसका उपाय बीजोपचार से कर लिया है। दो यहाँ पे संभावना हो सकती है जो आपकी फसल को कुछ हद तक हानि पहुँचाए, वो है कीड़ा और रोग। तो मुख्य रूप से रोग जो लगता है वो बीज के जो फली है उसके अंदर लगता है और जाली जैसा बनाता है। उसके लिए अब बीज का उपचार कर लिए हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करके एक दवा आती है जो 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर 15 दिन के अंतराल पे छिड़काव करें तो वो हमारा पर्पस सॉल्व कर देगा। कीड़ा के लिए आप रासायनिक खाद का हम लोग रासायनिक जीवनाशी का हम लोग इस्तेमाल कम करते हैं। तो नीम से बना हुआ नीमिसाइड आता है या नीमाक्लोर करके आता है, 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में करके 15-15 दिन के अंतराल पर अगर हम छिड़काव करते हैं तो हमारी उपज बहुत अच्छी होगी। मिर्च की फसल से अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते सही समय पर अच्छी तरह से खेत की तैयारी एवं उन्नत प्रभेदों का चुनाव कर खेती की जाए। हमारे किसान भाई अपने खेतों में खाद का उपयोग करते हैं और अच्छे से अच्छे फसल उत्पादन करते हैं, लेकिन अगर तरल जैविक खाद का उपयोग हमारे किसान भाई अपने खेतों में करें, खेती से पहले इस खाद का छिड़काव अपने मिट्टी में करें, तो अच्छा से अच्छा फसल उत्पादन कर सकते हैं। हमारे किसान भाई तरल जैविक खाद का उत्पादन कैसे करें, जानने के लिए आइए देखते हैं ये फीचर। जैविक खाद और कीटनाशक बनाकर खेतों में प्रयोग कर रहे हैं। तरल जैविक खाद भी एक ऐसा ही खाद है जिसमें गाय का गोबर, गौमूत्र एवं गुड़ का प्रयोग होता है और यह मात्र 3 दिनों में ही बनकर तैयार हो जाता है। देखिए, तरल जैविक खाद आज के समय में सब किसानों को भी, वैज्ञानिकों को, सबको समझ में आने लगा है कि जो खाद है, खाद में अगर आपको मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ानी है, अगर प्रोडक्शन उत्पादकता बढ़ानी है और पोषक तत्वों की वृद्धि करनी है अपने अनाज में, सब्जियों में, फलों में, तो इसके लिए आपको जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो माइक्रोब्स हैं, वो आपको अपने मृदा में, मिट्टी में बढ़ाएंगे, तभी मृदा का स्वास्थ्य बढ़िया होगा, उत्तम होगा और आपके अंदर जितनी भी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी।
तो मृदा में माइक्रोब्स इतने साल में हम लोग ने इतने रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया, तो धीरे धीरे सारे माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवाणु खत्म होते जा रहे हैं, जिसके कारण उत्पादकता में भी गिरावट आ रही है और साथ ही साथ जो पोषक तत्वों की जो कमी है वो अभी सारे अनाज में देखी जा रही है। तो इन सब को वापस बढ़ाने का एक ही तरीका है कि मृदा में, मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ाई जाए। सबसे इजीली अवेलेबल, सबसे आसानी से, सुलभता से उपलब्ध जो सोर्स है वो सूक्ष्म जीवाणुओं का, वो है देहाती गाय का गोबर और गौमूत्र। तो उसका हम लोग करते क्या है कि 1 किलो गोबर, 1 लीटर गौमूत्र और 50 ग्राम गुड़ को हम लोग एक साथ मिक्स करके मिला के 3 दिन तक रखते हैं, जिससे आपका सूक्ष्म जीवाणु, जो तरल जैविक खाद है, वो बन के तैयार हो जाता है। ये जैविक खाद में हम लोग सूक्ष्म जीवाणुओं की उत्पादकता, उनका उत्पादन करते हैं, बहुत डेंसिटी उसकी बढ़ाते हैं, ताकि इसको जब भी आप खेत में डालेंगे तो आपके खेत में अपने आप उत्पादकता बढ़े और सूक्ष्म जीवाणु जहाँ खेत में जाएंगे, थोड़ा सा पानी मिलेगा, थोड़ा सा खाद, जैविक खाद मिलेगा, अपने आप प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ाएंगे और धीरे धीरे आपकी उत्पादकता और पोषक तत्व सब आपके अनाज में बढ़ते जाएंगे। तरल जैविक खाद को भी प्रक्रिया बिल्कुल आसान है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार अर्थात उपयोग में लाए जाने वाले रकबे के अनुसार गोबर, गौमूत्र एवं गुड़ की आवश्यकता होती है। जहां तक संभव हो देहाती गाय का गोबर और काला गुड़ का ही प्रयोग करें। इसको बनाना बहुत ही सुलभ है, बहुत ही आसान है। कोई भी चाहे शहर में रह रहा हो, शहर में अपने घर में जैविक पोषण वाटिका, किचन गार्डनिंग कर रहा हो, या गांव में अपने किसान भाई लार्ज स्केल में बड़े एरिया में भी खेती कर रहे हो, दोनों ही जगह इसको बड़ी ही आसानी से, सुलभता से बनाया जा सकता है। बनाने की विधि बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। इसमें हम लोग एक माप, मैं अगर समझाना चाहूँ तो मैं इस तरह से समझाऊँगा कि हम लोग लेते हैं 1 किलो गोबर, 1 लीटर गौमूत्र और 50 ग्राम गुड़। गुड़ भी कोशिश करेंगे कि रासायनिक गुड़ ना हो, अपना देहाती गुड़ जो मिलता है वो सबसे बढ़िया, उत्तम होता है। मतलब तो सफ़ेद वाला गुड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। देखिए, सफ़ेद वाला गुड़ तो नॉर्मली घर में खाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुड़ को सफ़ेद करने का अर्थ होता है उसमें सोडा मिलाया जाता है, सोडा मिला के साफ़ किया जाता है। तो जो गुड़ गहरे काले रंग का होता है उसमें सोडा नहीं या बहुत ही कम मात्रा में होता है, उस गुड़ का इस्तेमाल अपने घर में भी करना चाहिए और खेती बाड़ी में अगर हम लोग तरल जैविक खाद बना रहे हैं तो उसमें भी इस्तेमाल होना चाहिए। 1 लीटर गौमूत्र लेते हैं, कोशिश करें देहाती गाय, बैल, भैंस, कोई भी, मतलब देखिए एक चीज़ आप और ध्यान देंगे कि जितने भी जो शाकाहारी जीव हैं सिर्फ उसी का मल और मूत्र इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी मांसाहारी जीव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो शाकाहारी जीव में चाहे देहाती गाय हो, बैल हो, भैंस हो, अगर ये उपलब्ध नहीं है तो क्रॉस ब्रीड जो दोगली गाय है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया जो उत्तम जो माना जाता है देहाती गाय का माना जाता है। तो देहाती गाय का अगर आप मान लें तो 1 किलो गोबर, 1 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम देसी गुड़ और 10 लीटर पानी में बढ़िया सा घोल बना के तैयार करेंगे। इसको तैयार करने के बाद इसको 3 दिन तक छोड़ देना है। 3 दिनों के बाद अब यह बनकर तैयार हो जाए तो इसे 100 लीटर पानी में मिलाकर फसलों की जड़ों में डालें। ज्यादा रकबा में इसके छिड़काव के लिए गोबर, गौमूत्र और गुड़ की मात्रा 2 गुना अथवा 3 गुना अधिक किया जा सकता है। देखिए, ये जो अपनी जो 1 किलो गोबर, 1 लीटर गौमूत्र और 50 ग्राम गुड़ और 10 लीटर पानी में जो तरल जैविक खाद बनाया है, ये कॉन्सनट्रेट खाद है। ये इसको आपको 10 गुना पानी अर्थात 100 लीटर पानी में मिक्स करके जहाँ जहाँ भी आप पौधों में डालना चाह रहे हैं पटवन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो 11 लीटर जो आपका जो बन के तैयार हुआ, ये तो छोटे से किचन गार्डन के लिए, लेकिन अगर बड़े क्षेत्रों में किसान भाइयों को अपने खेत में करना है तो जो कि हम लोग ने चाकुलिया में, जो पूर्वी सिंहभूम में हम लोग ने सब जगह किसानों, आदिवासी किसान भाई बहनों के साथ काम कराया है, हम लोग ने ड्रम होता है 200 लीटर का ड्रम, उसी को हम लोग ने खेतों में अलग अलग जगह उसको गड़वा दिया है, उसको गड़वा दिया है उसके अंदर, और उसी में 15 किलो गोबर, 15 लीटर गौमूत्र, 150 लीटर पानी और 750 ग्राम गुड़ उसी अनुपात में मिला के उसको 3 दिन में बन के तैयार हो गया और उसको खेत में उसको डलवा दिया। तो अगर लार्ज स्केल में, बड़े क्षेत्र में अगर किसान भाइयों को खेत में इस्तेमाल करना है तो 200 लीटर के ड्रम में इसी अनुपात में बना के इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तरल जैविक खाद को कई तरह से फसलों में डाला जा सकता है, मसलन मटके में छेद करके, बाल्टी या झरने से अथवा ड्रिप के द्वारा। इसमें 2-3 तरीका है। एक तो तरीका जो अगर पटवन का पानी जा रहा है,
जिस नाली से या जिस रास्ते से जा रहा है वहाँ पे एक मटके या बाल्टी में नीचे छेद करके इस कॉन्सेंट्रेट खाद को रख सकते हैं। वो टपर टपर वो खाद गिरती रहेगी उस पानी में, उस पानी की सहायता से पूरे खेत में चला जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इसको 10 गुना पानी में डलवा के आप जो ड्रम होता है, जो ड्रिप इरिगेशन, अब तो बहुत से किसान भाई ड्रिप इरिगेशन में भी यूज़ कर रहे हैं, तो ड्रिप में इस्तेमाल करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसको कपड़े से छान लेंगे, नहीं तो इसके अंदर गोबर या अलग अलग जो घास फूस रहता है उसके कारण पूरा ड्रिप आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसको डबल लेयर करके कपड़े से छान लेंगे और ड्रिप में जहाँ पे वो जो केमिकल खाद, जो यूरिया, जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड खाद यूज़ कर रहे हैं, उसके बदले अमृत जल जो कॉन्सेंट्रेट है उसको यूज़ करेंगे तो ड्रिप में भी बहुत बढ़िया से काम करेगा। तीसरा है, अगर चाहेंगे तो एक बाल्टी लेके, अगर छोटे से एरिया में आंगन में अगर जैविक पोषण वाटिका में लगाए हैं तो एक बाल्टी में लेके या झरने से लेके भी सीधे खेतों में डाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये ध्यान रखने की है कि मिट्टी में जड़ों के पास जाना चाहिए। ऊपर डालने से पौधे के कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सबसे बढ़िया फ़ायदा इसका जड़ों के पास होता है। तो इसको जड़ों के पास पहुँचना बहुत ज़रूरी है इन सूक्ष्म जीवाणुओं को। तरल जैविक खाद के प्रयोग से मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती है। यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति, फसल की लागत भी काफी कम है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें पत्र के द्वारा लिख सकते हैं और YouTube और Facebook पर भी संपर्क कर सकते हैं। YouTube में सीधे जाइए और सर्च कीजिए कृषि दर्शन रांची और आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम आपके सामने होगा और हर दिन का एपिसोड आप YouTube में देख सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। लेकिन जाते जाते हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे किसान भाइयों कि जिस तरह से पूरा देश इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है, आप अपने आप को संभाल कर रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो पूरा देश सुरक्षित रहेगा। नमस्कार।